पिछले वीडियो में हम लोग मेसोलिथिक एज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। वहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि लगभग 10-12 हजार साल पहले प्लाइस्टोसिन एपोक खत्म होकर के होलोसिन एपोक शुरू हो जाती है, जिसके साथ मेसोलिथिक पीरियड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो जाती है। होलोसिन एपोक की खास बात यह है कि जो क्लाइमेट पहले प्लाइस्टोसिन में अनस्टेबल हुआ करती थी और जो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन से गुजर रही थी, वो अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रही है और साथ ही साथ रेनफॉल भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट गर्म और वेट हो रही है, यानी कि बारिश की वजह से भीग गीली हो रही है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल होती है वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए। तो जो ग्रासलैंड्स प्लाइस्टोसिन में डोमिनेट कर रहे थे, उनकी जगह अब धीरे धीरे फॉरेस्ट ले रही है और इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज हो गई, विच इन टर्न डाइवर्सिफाइड फाउना स्पीसीज ऑल्सो, यानी कि एनिमल स्पीसीज। तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज की डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ह्यूमन के लाइफ स्टाइल में चेंज आना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय पीपल वर ओनली reacting to the nature and not actively participating in bringing out the change, as we will see soon after Mesolithic in the Neolithic phase onwards, from the Neolithic phase onwards। तो लोग नेचर के प्रति रिएक्ट कर रहे थे और लोगों के लाइफ में इसका प्रभाव आना स्वाभाविक था। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज की को अपने डाइट में लाना और भी ज़्यादा आसान हुआ और सब्सिस्टेंस बेस नेचुरली बढ़ गया, और साथ ही साथ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट भी हुई, जो हम देखते हैं मेसोलिथिक एज की जो कैरेक्टरिस्टिक टूल के रूप में माइक्रोलिथ्स को देखते हैं। इन माइक्रोलिथ्स के ऊपर हमने देखा था कि ये माइक्रोलिथ्स टिपिकली 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच होते हैं और ये अलग अलग शेप्स में बनाए जाते थे। शुरुआत के माइक्रोलिथ्स नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के थे, यानी कोई रेगुलर फिगर नहीं थी उनकी, लेकिन बाद में ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स भी बनाए जाने लगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइक्रोलिथ्स को डील कर ही हम कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है मेसोलिथिक कल्चर की, वो भी हम यहाँ पे साथ ही साथ डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि माइक्रोलिथ्स को इथनोग्राफिक स्टडीज के बेसिस पे, यानी कि आज की जो कम्युनिटीज हैं जो इस तरह के टूल्स बनाते हैं, माइक्रोलिथ्स बनाते हैं, वो इनको किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो उस स्टडी के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये जो माइक्रोलिथ्स हैं खुद में भी एक टूल्स की तरह यूज होते थे और इनको दूसरे टूल्स के साथ मिला करके एक कंपोजिट टूल्स बनाई जाती थी। जिस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एक हैंडल के साथ इस माइक्रोलिथ्स को अटैच करके एरो बनाया गया। अब ये जो हैंडल्स हैं ये स्टोन्स के भी हो सकते हैं, ये हैंडल बोन्स के भी हो सकते हैं और ये हैंडल वुडन भी हो सकते हैं। वुडन पे स्टार लगाने का मतलब ये है कि इसकी कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे हिस्टोरियंस ये मान के चलते हैं। इनफैक्ट आपने एक हिस्टोरियन का नाम सुना होगा, इजराइल के युवाल नोआ हरारी। तो युवाल नोआ हरारी इजराइलिस्ट हिस्टोरियन है। इनकी एक बुक आई थी सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इस बुक में इन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि लोग नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते थे। तो ऐसे में जो नेचुरल रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल है और जिनको ईजिली यूज भी किया जा सकता है, उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती होगी। इसलिए उस बेसिस पे जो हमारे अर्ली मैन है वो वुडन टूल्स भी बनाते होंगे, बट वुड को इतने समय तक सरवाइव कर पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वुड इतने समय तक सरवाइव मुश्किल से करती है, इसलिए हमें इसके एविडेंस नहीं मिले हैं। हो सकता है कि आगे चल के हमें इसके एविडेंस मिल जाए, बट अभी तक जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसके बेसिस पे हमें इसके एविडेंस नहीं मिले हैं।
तो जो एविडेंसेस मिले हैं हम उन पे ही बात करते हैं। स्टोन्स के एविडेंस मिले हैं, बोन्स के एविडेंस मिले हैं, और बट वो वुडन टूल्स भी बनाते होंगे। फिर एक और बात जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हैंडल है, तो यहाँ पे कभी कभी सिंगल माइक्रोलिथ्स भी जुड़े होते थे इसके साथ, हैंडल के साथ माउंट किए हुए होते थे सिंगल माइक्रोलिथ्स, लेकिन कभी कभी मल्टीपल माइक्रोलिथ्स भी यहाँ पे अटैच करके कंपोजिट टूल्स बनाए जाते थे, जो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये जो क्रिसेंट शेप की टूल्स हैं, तो इसमें ये ट्रायंगुलर माइक्रोलिथ्स फिट करके इसको एक अच्छा सा हार्वेस्टर के रूप में बनाया जाता था, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग और भी आसान हो गई और एनिमल की स्किनिंग जो है वो भी ज़्यादा आसान हो गई। साथ ही एक दो चीज़ और देख लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट में। पैलियोलिथिक में हमने क्या देखा था कि जो हमारी सोर्स मटेरियल थी टूल्स बनाने की, वो हार्ड रॉक्स हुआ करते थे। हार्ड रॉक जैसे कि हम देखते हैं कि क्वार्ज बहुत ही ज़्यादा यूज होती थी क्वार्ज टूल्स बनाने में, चॉपर टूल या क्लीवर या हैंड एक्स बनाने में। और साथ ही साथ कहीं कहीं जैसे ये जो अपनी मध्य प्रदेश में केव साइट है, ये कौन सी केव साइट है, भीमबेटका। तो ये जो भीमबेटका केव है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइम स्टोन की टूल्स मिलते हैं। ये जो टूल्स हैं ये बहुत ही हार्ड रॉक से बने होते हैं। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में आकर के हम दो डेवलपमेंट देखते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स मटेरियल, जिसमें हम देखते हैं कि अब और भी तरह के स्टोन्स जो लाइट रॉक्स होते थे, जिनको आसानी से शेप में लाया जा सकता था, तो लाइट रॉक्स की यूजेज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे क्वार्टजाइट एक रॉक देखते हैं हम मेसोलिथिक फेज में, आगे टेक रॉक देखते हैं, एंड कैल्सिडोनी। और भी कुछ रॉक्स हैं बट ये तीन रॉक्स बहुत ही डोमिनेंटली हम देख सकते हैं मेसोलिथिक फेज में। तो ये तो हो गई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स मटेरियल, बट एट द सेम टाइम we also find the diversification of tools, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूल्स। तो टूल्स की भी डाइवर्सिफिकेशन हम देखते हैं, नए तरह के टूल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि पुराने वाले टूल्स तो कंटिन्यू हो ही रहे थे, बट साथ ही साथ हम नए तरह के भी टूल्स देखते हैं। जैसे हमें एविडेंस मिले हैं बोज एंड एरोज के, bows and arrows. Then we'll see the fish hooks and other microliths. तो ये आप देख सकते हैं कि टूल्स की भी डाइवर्सिफिकेशन हुई है और सोर्स मटेरियल की भी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है। पहले हार्ड रॉक के टूल्स बनते थे, अब लाइट रॉक्स के या सॉफ्ट रॉक्स के टूल्स बनने लगे। और अब जो टूल्स की जो नंबर्स हैं, टूल्स की जो टाइप्स हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हम देख सकते हैं। एक सवाल जो किसी ने मुझसे पूछा था कि जो पुराने वाले टूल्स का क्या हुआ, तो पुराने वाले टूल्स यहाँ पे यूज होते थे, ओल्डर टूल्स वर यूज्ड, वो ख़त्म नहीं हो गए थे, वो यूज होने बंद नहीं हो गए थे, वो भी यूज हो रहे थे, बट उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। और जो पुराने टूल्स के शेप के जो हम देखते हैं कि जो चॉपर्स थे या हैंड एक्स थे या क्लीवर्स थे या बोरर्स थे, इनकी माइक्रोलिथिक साइज भी, माइक्रोलिथिक साइज ऑफ ओल्डर टूल्स वर बीइंग यूज्ड। तो पुराने वाले टूल्स कंटिन्यू कर रहे थे, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हो गए थे, और उनकी जगह धीरे धीरे उसी तरह के शेप के माइक्रोलिथिक टूल्स बनाए जाने लगे। और अदर देन दैट अदर ज्योमेट्रिकल एंड नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथिक टूल्स वर आल्सो बीइंग मेड।
तो ये थी अब तक टेक्निकल एस्पेक्ट मेसोलिथिक कल्चर की। अब हम देखते हैं कि द माइक्रोलिथ्स बेस्ड ऑन द माइक्रोलिथ्स एंड केव पेंटिंग्स, हमें इंडिया में कहाँ-कहाँ माइक्रो मेसोलिथिक साइट मिले हैं, डिस्कवर इंडिया में कहाँ-कहाँ, इंडिया में मेसोलिथिक साइट्स कहाँ-कहाँ डिस्कवर हुए हैं। तो सारी साइट्स को मेंशन कर पाना तो मुश्किल है, बहुत ही अ, लंबी टास्क हो जाएगी। इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट साइट्स जो हमारे मैप वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है उसको मेंशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जिस तरह से पैलियोलिथिक साइट्स हमें ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट मिले हैं, उसी तरह मेसोलिथिक साइट हैव बीन डिस्कवर्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट हमें मेसोलिथिक साइट्स मिले हैं। इम्पॉर्टेंट साइट्स इनमें से इम्पोर्टेंट साइट्स जो नोट करने लायक है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट साइट सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में, इन राजस्थान वी हैव चंद्रावती, बागोर। बागोर आपको याद होगी एक पैलियोलिथिक साइट्स भी है। बागोर वाज ऑल्सो ए पैलियोलिथिक साइट। फिर बेलन वैली में, जो कि यूपी में है, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश नियर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट है सोहागी घाट। इस साइट की खास बात ये है, चलो पहले साइट लिख देता हूँ, सोहागी घाट एंड अनदर इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट इज चौपानी मांडो। ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है मेसोलिथिक साइट बेलन वैली में। सोहागी घाट से हमें दुनिया की पहली केव पेंटिंग मिली। सोहागी घाट में दुनिया की सबसे पहली केव पेंटिंग। चौपानी मांडो में हमें पॉटरीज के एविडेंस मिले हैं, एविडेंस ऑफ पॉटरीज। दोस्तों पॉटरीज का मिलना मेसोलिथिक फेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि पॉटरीज जनरली हम ये मानते हैं कि न्योलिथिक फेज की कैरेक्टरिस्टिक है, बट इस पॉटरीज के बेसिस पे ही और कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो मेसोलिथिक फेज है वो न्योलिथिक की प्रीडिसेसर फेज है और एक कल्चरल कंटिन्यूटी भी देती है। So evidence of pottery is very important because pottery has been generally associated with the Neolithic phase. But in Mesolithic itself, if pottery is discovered, that means it supports the theory of evolution also. तो ये बेलन वैली में important साइट है। फिर गंगा वैली में भी मेसोलिथिक फेज में हम मेसोलिथिक फेज में हम गंगा वैली में भी बहुत ही ज़्यादा साइट्स देखने लगते हैं, बट इम्पॉर्टेंट में हम अगर देखें तो एक सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय, महादहा एंड दमदमा। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट हैं। दमदमा उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए, क्योंकि दमदमा में हमें it is the only site where evidence of डोमेस्टिक राइस देखने को मिलती है। डोमेस्टिक राइस की एविडेंस हमें दमदमा से मिलती है। अदर देन दैट अभी तक इंडिया में कोई ऐसी साइट नहीं जहाँ से प्लांट डोमेस्टिकेशन की हमें खबर मिली है। गंगा वैली के बाद फिर हम बिहार में भी देखते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पैलियोलिथिक साइट थी। तो बिहार में अभी भी पैसरा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, ये खड़गपुर हिल्स जो है मुंगेर की पैसरा,
तो वहाँ पे हम पैलियोलिथिक साइट भी देखते हैं और वहीं पे हम मेसोलिथिक साइट भी देखते हैं। बिहार के बाद हम वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं। इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो we have Bir Bhanpur, important Mesolithic site, and it is in Bardhaman district. In Odisha, we have two important districts, Sambalpur and Sundargarh. तो यहाँ से हमें माइक्रोलिथ्स मिले हैं। इसके बाद साउथ इंडिया में हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, ऑल्दो ये अब तेलंगाना की पार्ट है, नागार्जुन कोंडा। फिर रेनीगुंटा एंड राशिकोंडा। राशिकोंडा विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में और भी साइट्स हैं, जैसे चंद्रापेलम है, पारादेसी पेलम है, बट उतनी आपको याद नहीं रखनी है। एक ही आप याद रखेंगे, राशिकोंडा विशाखापट्टनम में अगर आप मार्क कर सकते हैं, और नागार्जुन कोंडा और रेनीगुंटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स आंध्र प्रदेश से आपको बस याद रखनी है। फिर कोंकण कोस्ट जो आप देखते हैं कि जहाँ पे महाराष्ट्र एंड गोवा की जो कोस्ट है, तो ये कोंकण कोस्ट में भी हमें मेसोलिथिक साइट्स देखने को मिलती है। कर्नाटका में भी हमें मेसोलिथिक साइट देखने को मिलती है। जलाहल्ली एक इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है, एंड किब्बनहल्ली भी एक इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है। आप कोई भी एक याद कर सकते हैं कर्नाटका से। फिर मेसोलिथिक साइट्स हमें वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती हैं। इन वेस्टर्न इंडिया Mesolithic sites have been discovered along river valleys. Mesolithic sites वेस्टर्न इंडिया में डिस्कवर हुई हैं, जैसे नर्मदा रिवर है, तापी रिवर, साबरमती रिवर, और भी छोटे बड़े रिवर्स के अलोंग हमें मेसोलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिली हैं। वेस्टर्न इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट है गुजरात में, लंघनाज। गुजरात में एक लंघनाज है, वहाँ पे भी हमें एविडेंस ऑफ पॉटरी मिली है। फिर एक इम्पोर्टेंट आपको बहुत ही सबसे ज़्यादा जो हमें मेसोलिथिक साइट देखने को मिली है वो सेंट्रल इंडिया से मिली है, वो खास करके मध्य प्रदेश से। सो मध्य प्रदेश इज़ द रिच डिपॉजिटरी ऑफ प्री हिस्टोरिक एविडेंसेज। सो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा केव पेंटिंग्स भी मिली हैं, और सबसे ज़्यादा हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पेसीज भी, प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज भी यहाँ पे हमें मिलती हैं। तो सेंट्रल इंडिया और खास करके मध्य प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट है। सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं भीमबेटका, and Bhimbetka holds significance because of its cave painting also. Then we have Lakha Jowar. Then we have Kathotia. फिर हम देखते हैं कि एक आदमगढ़ हिल होशंगाबाद जिले में, भीमबेटका के पास ही है आदमगढ़ हिल्स। एंड बाघोर 2, बाघोर में मध्य प्रदेश में ये है बाघोर। तो यहाँ पे 3 ऐसे एक्सकेवेटेड साइट्स हैं। तो बाघोर 2 जो दूसरी एक्सकेवेटेड साइट है, वहाँ पे हमें मेसोलिथिक सेटलमेंट्स देखने को मिलती है। तो ये देख सकते हैं कि आप वेस्टर्न इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, तो ऑल ओवर द इंडियन कंटिनेंट। तो ये तो बस इंडिया मेनलैंड की बात करते हैं ना, तो और भी जगह जैसे अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में, या जैसे
श्रीलंका में है। तो यहाँ भी हमें मेसोलिथिक सेटलमेंट्स, मेसोलिथिक साइट्स हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट मेसोलिथिक साइट्स हमें देखने को मिलती है। इन साइट्स की अब एक चीज जो ट्रेंड है, एक नई चीज जो इस मेसोलिथिक फेज से जुड़ी हुई है, वो वो हम ये देखते हैं कि इस समय जो है लोगों की माइग्रेशन हो रही है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हुई है। तो नए इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, नए क्लाइमेटिक कंडीशन में लोग फूड रिसोर्सेज की तरफ या रिसोर्सेज की तरफ लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। सो माइग्रेशन ऑफ पीपल टू न्यू न्यू इकोलॉजिकल निशेज। इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा नीश के बारे में। तो नीश का मतलब होता है कि जो structural and functional role of an organism in the ecosystem। तो नए रिसोर्सेज के पास लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल हो रही है, जो ऑर्गेनिज्म को असाइन हो रही है, तो वो एक खास बात है मेसोलिथिक फेज के बारे में, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स। अब हम देखते हैं सेटलमेंट पैटर्न। सेटलमेंट पैटर्न, पैटर्न इस वर्ड पे ध्यान देना। पैलियोलिथिक में कैसी लाइफ स्टाइल थी? पैलियोलिथिक में लोग एक जगह रहते थे? नहीं रहते थे। दैट मीन्स लोगों की नोमैडिक लाइफ स्टाइल थी। लेकिन धीरे धीरे लोग अब सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहे थे, यानी कि एक जगह ज़्यादा देर तक टिकने की टेंडेंसी लोगों में आ रही थी, कम्युनिटी में आ रही थी। तो एक एंड होती है जो लाइफ स्टाइल की नोमैडिक, और दूसरी एंड होती है कंप्लीट सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। सीडेंटरी का मतलब होता है परमानेंट, एक जगह पे परमानेंटली रहना। हिंदी में इसको स्थायी भी कहते हैं। तो एक जगह पे ज़्यादा देर रुकने की टेंडेंसी आ रही थी लोगों में। लेकिन जो लाइफ स्टाइल थी, वो ज़रूरी नहीं कि ये दो एंड पे ही हो, यानी कि या तो नोमैडिक हो या सेडेंटरी हो, ऐसी नहीं है। इनफैक्ट जो लाइफ स्टाइल है मेसोलिथिक फेज में, हम देखते हैं कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीडेंट्रीनेस, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीडेंट्रीनेस, यानी कि किस हद तक वो अस्थाई रहते थे, परमानेंट रहते थे, वो अलग अलग सबकी टेंडेंसी थी, अलग अलग सबकी कैपेसिटी कह लो या फिर ज़रूरत कह लो। तो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीडेंट्रीनेस हम देखने को मिलते हैं, और ये सीडेंट्रीनेस बेसिकली डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्स उस समय में ज़्यादा नहीं चाहिए, बेसिकली उनको क्या चाहिए थी? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, और टूल्स चाहिए। बाकी तो हमें कुछ ज़्यादा एविडेंट मटेरियल रिमेंस उनके मिले नहीं है, तो इन्हीं लिमिटेड रिमेंस के बेसिस पे ही हम उनके बारे में कुछ जान पाए हैं। तो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीडेंट्रीनेस, तो कहीं कहीं जो है जहाँ पे रिसोर्स पूरे साल भर अवेलेबल होती थी, वहाँ पे हम देखते हैं कि दे रिसाइडेड परमानेंटली,
परमानेंट सेटलमेंट। जैसे एग्जाम्पल भीमबेटका में देख लो, भीमबेटका में कॉन्टिन्यूस सेटलमेंट हम देखते हैं, पैलियोलिथिक से लेकर के इवन हिस्टोरिकल पीरियड तक पे हम वहाँ पे सेटलमेंट देखते हैं, कॉन्टिन्यूस सेटलमेंट है। फिर एक तरह की सेटलमेंट हो सकती है सेमी परमानेंट, कि कुछ समय तक एक जगह रहा फिर वहाँ से मूव कर गए। बट एक खास तरह के सेटलमेंट जो हम देखते हैं मेसोलिथिक में, वो है सीजनल कैंप्स। सीजनल कैंप्स यानी कि हर एक सीजन में अलग अलग जगह के कैंप लगाना और वापस से उसी जगह पे फिर जब ये सीजन वापस से आएगी तो इसी जगह पे वापस आ जाना। तो ये सीजनल कैंप्स हम देखते हैं यहाँ पे मेसोलिथिक फेज में। तो ये तीन तरह की सेटलमेंट हम देखते हैं, थ्री डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सीडेंटरीनेस। देयर वाज परमानेंट सेटलमेंट, in some Mesolithic culture people lived permanently, and at that place permanent settlement is possible where there is abundance or the continuous supply of natural resources or food resources. Then we have some semi-permanent settlements, and then we have some seasonal camps also, seasonal camps emerging in Mesolithic period। क्योंकि अब क्लाइमेट स्टेबल हो रही है ना, तो क्लाइमेट एक पैटर्न से गुजर रही है जिसको लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो इस तरह से लोग नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक नई तरह की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि ए न्यू टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज इमर्जिंग। A new type of relationship is emerging between human beings and their environment। लोग और उनके इन्वायरमेंट के बीच एक नई तरह की रिलेशनशिप इमर्ज हो रही है, इमर्ज हो रही है। इमर्ज वर्ड पे ध्यान देना कि अभी एक नई तरह की रिलेशनशिप इमर्ज हो रही है। एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू लर्न द बिहेवियर ऑफ चेंजिंग कंडीशंस। चेंजिंग कंडीशन का मतलब है कि जैसे सीजन चेंज हो रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो वेजिटेशन चेंज हो रही है, तो उन सब पे अब लोगों की धीरे धीरे समझ बढ़ रही है। तो ये नई तरह की रिलेशनशिप ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच बन रही है, इमर्ज हो रही है। जो मेसोलिथिक सेटलमेंट्स हैं वो हमें तीन फेजेज में देखने को मिली है। तो सबसे जो अर्ली सेटलमेंट है मेसोलिथिक सेटलमेंट, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स के बेसिस पे, लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआती जो टूल्स हैं वो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के टूल्स हैं, नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ सेटलमेंट। फिर इसके बाद जो एक कल्चर आई, यानी कि लोगों में एक नई तरह डेवलपमेंट आई, लोगों की स्किल्स में चेंजेज आए और ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथिक सेटलमेंट हमें इसके सेकेंड फेज में देखने को मिलती है। और फिर सबसे लास्ट जो मेसोलिथिक सेटलमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि कुछ पॉटरीज भी यूज होने लगे और कुछ डोमेस्टिकेशन भी होने लगी। सो जो टूल्स हो रहे हैं वो सेटलमेंट जो है वो ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथिक सेटलमेंट ही है, ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ along with पॉटरीज। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सेकेंड फेज तक है इसको हम लोग प्री सेरामिक फेज भी कहते हैं। सेरामिक का मतलब होता है पॉटरी। सो प्री सेरामिक फेज कह सकते हैं, और यहाँ से जो लास्ट फेज है वो सेरामिक फेज।
तो कई तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सेरामिक फेज और प्री सेरामिक फेज, या माइक्रोलिथ्स विथ अलोंग विथ पॉटरीज एंड माइक्रोलिथ्स विदाउट पॉटरीज। तो कई तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बस समझने वाली बात है ये जो ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट हो रही है वो यहाँ पे हम इस चीज़ को की एविडेंस हमें यहाँ से भी मिलती है कि सबसे पहले किस तरह से जो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के मैक्रोलिथ्स हो रहे थे, फिर धीरे धीरे उनके कॉन्साइंस का डेवलपमेंट हुआ, उनके स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के मैक्रोलिथ्स यूज होने लगे, और फिर उसके बाद माइक्रोलिथ्स के साथ पॉटरीज भी यूज होने लगे, फिर डोमेस्टिकेशन के भी हमें एविडेंसेस मिलने लगते हैं लास्ट फेज से। तो इस तरह से ग्रेजुअल इवोल्यूशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की हम वीडियो में हमने देखा मेसोलिथिक फेज की टेक्निकल एस्पेक्ट्स और उनके इम्पोर्टेंट साइट्स एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। अगली वीडियो में हम लोग मेसोलिथिक फेज के और भी एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे उनकी सोशल स्ट्रक्चर, उनकी कल्चर, उनकी बिलीव्स एंड उनके आर्ट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेसोलिथिक आर्ट एंड पेंटिंग के ऊपर। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम न्योलिथिक एज के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम मेसोलिथिक एज के और भी एस्पेक्ट्स के साथ मिलते हैं।